नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है स्टैंड क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एनसीईटी 2026 में जो आपका सिलेबस है, कोड आपका 220 का जो सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि आपका प्रॉपर सिलेबस क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका एनसीईटी क्रैश कोर्स आ गया है। 120 घंटे की आपकी ये पावर प्रोग्राम है और इसमें आप देख लीजिएगा, आप लोग एनरोल हो लीजिएगा और जो आपको इन्फॉर्मेशन को चाहिए होगा तो नीचे नंबर है, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं पॉइंट पर। पहली बात तो सिलेबस हम देखते हैं। ये आपका सिलेबस क्या है? संस्कृत 2000 यानी 220, ये आपका क्या है? कोड है लैंग्वेज का, जिसमें से आप सभी को पता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। लगभग 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सिलेबस है, इसमें पर आपको बताया क्या है। समस्या हमें ये आती है कि इसमें प्रॉपर सिलेबस में डिस्कस क्या किया गया है। बस यही बताया है कि इसमें कि आपका क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन होगा जिसमें आपका क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, आपको पढ़कर उसका आंसर देना होगा। और ये जो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल होगा, नरेटिव होगा और लिटरेली होगा। मतलब इस तरीके के, ये यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं दिया गया है आपको कि ये पढ़ना है। यहाँ पर ये कह रहा है, ये क्वेश्चन का टाइप बता रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये बता रहा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी आपको कुछ श्लोक रहेगा या कुछ पार्ट रहेंगे अलग अलग रहेगा, उसको अरेंज करना होगा। फिर मैच फॉलोइंग, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको सिलेबस नहीं बताया गया है। तो क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है आखिर संस्कृत में। तो बात ये है, तो ये ध्यान रखना, सिलेबस में आपका एक डोमेन में सब्जेक्ट दे के रखा है, ठीक है। आप देखोगे संस्कृत 325 कोड का ये जो सिलेबस है, सेम इसी पैटर्न पर आपके जो कोड 220 का सिलेबस है या जो आपका एग्जाम होता है, वो सेम यानी इसी पैटर्न पर, इसी सिलेबस के आधार पर वहां पर आपके प्रश्न आते हैं। उसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उसके उससे रिलेटेड पहले प्रश्न पूछता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे क्या क्या पढ़ना है। हमको इसी सिलेबस को लेकर चलना है, इसी सिलेबस को मानकर हमको तैयारी करनी है। सभी को ये ध्यान रखना है, हमको इसी सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करनी है। शब्द रूप में है आपका, इसमें क्या है, वाक्येषु विभक्ति प्रयोगा, वाक्यों में आपका विभक्ति प्रयोग होगा और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, क्या इसमें षष्ठी द्वितीय तृतीया, तो इस तरह से पूछा जाता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि क्रम से इसको व्यवस्थित करो, प्रथम विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो ऐसे ही आएंगे। कौन कौन से आपको शब्द रूप पढ़ना है, तो यहाँ पर अजंत, हलंत और सर्वनाम करके भी दिया है। तो अजंत में आपको बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, कर्ति, सखी, दात्री और नृष और स्वश्री, अक्षि, गो, वधु, ये इतने शब्द रूप हैं जो आपको किसमें, अजंत में आपको ध्यान रखने हैं। हलंत शब्द रूप में आप देखोगे तो इसमें राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, तादृश्य, दिश और धरिन, पंचन, अष्टन, नवन, दसन, ये शब्द रूप हैं, ठीक है। तो ये शब्द रूप आपको ध्यान रखना है, ये हलंत के हैं। सर्वनाम में आपको सर्व, तत, यत, किम और इदस, इदम, ये तीनों, ये तीन लिंग में आपको ध्यान रखना है। तीन लिंग में यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में। और अस्मद और युष्मद, ये शब्द रूप भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। धातु रूप में आपको क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखना। हर एक जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, जो शब्द रूप है, आपके कोड 220 में यहीं से प्रश्न आए। अभी हम लोग जब पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, जब पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि एक एक टॉपिक से प्रश्न बने हैं, ठीक है। एक एक, हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आ रहा है। मैं आपसे ये कहूंगा अगर कि किसी टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहा है तो वो गलत है। 23 क्वेश्चन आते हैं, 23 क्वेश्चन में हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न बनता है, तो ये आप ध्यान रखना। ना किसी से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ना किसी से कम। तो हमें पढ़ना सब कुछ है, हमें एक क्वेश्चन के लिए पूरा शब्द रूप जितना दिया गया वो पढ़ना है। धातु रूप पढ़ना है। धातु रूप में क्या पढ़ना है, हमें परस्मैपदी धातु हमें ध्यान रखनी है और आत्मनेपदी धातु। परस्मैपदी धातु में आपको गम धातु, नम धातु, अस धातु, हस धातु, श्रु धातु, नस धातु, आप धातु और शक, इस, प्रक्ष, क्री, ज्ञा और भक्ष और आपका चिंत, नृत्य, कथ, नी, पच, इनको आपको 5 लकारों में याद रखना है। कितने लकार, 5 लकार। विदलिंग इति पंच लकारेशु प्रयोग, यानी ये आपको कितने लकार में,
ये आपको 5 लकारों में इसे ध्यान रखना है। फिर आत्मनेपदी कुछ धातु हैं, जैसे लभ धातु है, सेव धातु है, वंद धातु है और याच धातु है, पर इनको हमें 3 लकार में याद रखना है। कितने लकार में? 3 लकार में इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका संधि है, संधि विच्छेद से रिलेटेड प्रश्न आता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं। जब हम प्रीवियस ईयर अभी इसके बाद अपलोड होगा वीडियो, या अपलोड हो गया होगा, तो उसे आप देखिएगा। उसमें सारे जितना इसमें टॉपिक दे रखा है ना, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं। जो ये सिलेबस दिया है ना, बहुत कॉमन है। कोई भी अगर संस्कृत का स्टूडेंट है या फिर संस्कृत आपको पढ़ना है, तो यही चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, तभी आप संस्कृत का थोड़ा बहुत समझ पाओगे। तो स्वर संधि है, स्वर संधि में दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादि, पूर्व रूपीय संधि हो गई। और व्यंजन संधि में आप देखोगे शुद्ध संधि, अष्टुत्थ संधि, जस्थ संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि और परस्वर संधि। ये आपके कहाँ के हैं? ये व्यंजन संधि के हैं। फिर वहीं आप देखोगे विसर्ग संधि। आपका विसर्ग संधि में आपको उत्व, रत्व, लोप और विसर्ग स्थाने शा 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 आदेश, यानी विसर्ग के स्थान पर कब सा ये यानी दंती शकार होता, कब तालव्य शकार, कब मूर्धन्य शकार होगा, वो आपको पता करना है। फिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा समास विग्रह च, समास आपको याद रखना है और उसका विग्रह कैसे होता है वो आपको करना है। अव्ययीभाव समास में आपको ये कुछ अव्यय दिया है, इसके साथ में कैसे विग्रह होता है, कैसे समास होता है, वो आपको ध्यान रखना। जैसे यथा, प्रति, अनु, निर और शाह आदि ये अव्यय हुए। और फिर इधर आपको द्वंद्व समास दिख जाएगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व। तो इन तीनों समासों को आपको ध्यान रखना है। फिर तत्पुरुष समास आइए, विभक्ति, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और उपपद तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के भेद हैं, इनको आपको देखना है। उसके बाद बहुव्रीहि समास हमें पढ़ना है। फिर प्रत्यय का टॉपिक है, जिसमें हमें कृदंत और तद्धित पढ़ना है। कृदंत प्रत्यय में आपको कत, कतवत, तभ्यत, अनियर, शत्र, सानच, कितिन और आपका कत्वा, लेप, तुमन और त्रिच, ये कुछ प्रत्यय हैं जिसको आपको कृत प्रत्यय में पढ़ना है, जिसको हम कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में आप जब देखोगे तो इसमें आपको मतुप, इन, ठक, ठई, त्वा, तल, ये कुछ 6 प्रत्यय हैं। तो आपको इसको किसमें पढ़ना है? इस 6 प्रत्ययों को, तो इसे तद्धित में आपको पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय में आपको 2 प्रत्यय दिया गया है, टाप और गीप प्रत्यय, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर उपपद विभक्ति प्रयोग, उपपद विभक्ति का कब प्रयोग होता है? तो ये मान के चलो कि ये हमारा कारक वाला टॉपिक है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? ये कारक टॉपिक है। तो इसको आप उपपद विभक्ति मान लो या कारक मान लो, क्योंकि जब आपको कुछ वाक्य दिया रहेगा, उसमें जब विशेष विशेषण भी पहचानना होगा, या फिर कर्ता और पद चयन जो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर दिया गया ना, उसको भी पहचाना है। तो अगर हम कारक हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो हम ये टॉपिक भी कर पाएंगे, विशेष विशेषण यानी विशेष पद चयन कर पाएंगे, और विशेषण पद चयन कर पाएंगे, कर्तृपद का चयन कर पाएंगे और क्रियापद का चयन कर पाएंगे, और उपपद विभक्ति का भी प्रयोग हम उसी में समझ पाएंगे। तो ये अगर कारक हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये तीनों, ये यानी 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी ये वाला और आपका उपपद वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका जैसे वहां सेनानिम अंटोनिम था, तो यानी यहाँ पर भी है पर्यायवाची और विलोम पद। कुछ आपको जनरल वाले को शब्द होंगे, बहुत आपको नहीं, जैसे जल का पूछ लिया, सूर्य का पूछ लिया, चंद्र का पूछ लिया, इसका पर्यायवाची, तो ऐसे ही शब्द रहेंगे, इसका आपको पर्यायवाची बताना होगा। 8वां जो आपका यूनिट है, उसमें क्या दिया है? छंद, छंदसाम सोदाहरणम लक्षण परिचय, यानी छंद आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसका उदाहरण सहित आपको इसे पढ़ना है और उसका परिचय आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, श्लोकेशु छंदो अविज्ञानम, यानी किसी श्लोक में कौन सा छंद है, ये भी आपको ज्ञान, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से छंद है जो हम लोग पढ़ेंगे? अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरड़ी, शार्दुल, विक्रीडिता, मंदाग्रांता छंद। तो ये छंद है, इस छंद को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें पढ़ना है। अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और यही पूछता है कि कौन सा इसमें शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है। तो कौन कौन से अलंकार हैं? शब्दालंकार में आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरण, न्यास अलंकार आता है। जो अभी तक के प्रश्न बने हैं अलंकार से, अगर आपको ये सिलेबस में ही पता है कि शब्दालंकार में आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अर्थांतरण, न्यास अलंकार है, तो आप प्रश्न कर पाते हैं। फिर जो हमारा 10वां और सबसे लास्ट यूनिट है ना, उसमें है संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य में क्या क्या आता है? हाँ, ये इसका जो विस्तार है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें ही आपका आ जाता है रामायण आ जाता है, ठीक है। इसी में हमें रामायण पढ़ना है, इसी में हमें क्या पढ़ना है? महाभारत पढ़ना है, ठीक है।
और इसी पॉइंट यानी इसी सिलेबस में ही हमें क्या पढ़ना है, हमें गीता को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ी चीजें हमें जैसे संस्कृत साहित्य के जो संस्कृत के जो कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, प्रसिद्ध ग्रंथ, तो प्रसिद्ध ग्रंथ उसके बारे में भी हमें सामान्य परिचय पता होना चाहिए। और ही इसी में हम देख लेते हैं, इसी में और आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे जो आपके ग्रंथ हुआ, ठीक है, ग्रंथ और ग्रंथाकार यानी कौन किसकी रचना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके इसी में आ जाएगा। और ये जो टॉपिक जैसे जो साहित्य से कुछ और भी चीजें हैं तो हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। पर इसमें कह रहा है सामान्य परिचय, बस हमें सामान्य चीजें ध्यान रखना है कि रामायण के रचयिता कौन है, कितने श्लोक हैं, इसको क्या, इसका क्या उपनाम है, बस यही कुछ 2-4 पॉइंट ही हमें ध्यान रखना है। यही में महाभारत के बारे में भी ध्यान रखना है कि 18 पर्व है इसमें, ये व्यास जी द्वारा रचित है। गीता भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें 18 अध्याय हैं और अध्यायों का कुछ क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही ये थे आपके सिलेबस। जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो यही जितने यहाँ पर जो आपके डोमेन में आपका सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस के हिसाब से यानी इसी सिलेबस को आधार बनाते हुए जो आपका लैंग्वेज में जो आपका लैंग्वेज का सिलेबस है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 23 क्वेश्चन आते हैं, तो जिसमें से आपको 20 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो आपके इसी सब टॉपिक से आते हैं। और हर एक टॉपिक से प्रश्न बनता है, कोई एक टॉपिक नहीं है जो छूट रहा है, 1-2 प्रश्न हर एक टॉपिक से बन रहे हैं, तो ये मान के चलो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बनेंगे, इससे कम बनेंगे, हर एक टॉपिक से प्रश्न आपका बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम पीवाईक्यू थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उसे आप देख लीजिएगा, उससे और आपको सिलेबस जो है वो आपका स्पष्ट हो जाएगा। इसमें आप देखोगे जो ये सिलेबस दे के रखा है, इसमें क्या कहा है, इसमें कुछ नहीं बताया है आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है। पर जब प्रीवियस ईयर देखा गया, तो वो डोमेन का जो सब्जेक्ट है और क्रमबद्ध तरीके से ही प्रश्न बनता है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ना। इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है कि आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है, बस इसमें टाइप बताया है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। यहाँ पर कह रहा है कि लिमिटेड नहीं है, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखना, ये लैंग्वेज का है। तो हमें उसी को आधार बनाकर हमें अपने सिलेबस को ध्यान में रखे हुए अपनी तैयारी करनी है। तो ये था सिलेबस। आपके कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे इस कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सभी को धन्यवाद। महादेव, नमो नमः। तो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को सभी लोग लिख लीजिएगा। और ये आपका NCET 2026 के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, तो इससे आप जुड़ना मत भूलिएगा। सभी को धन्यवाद। महादेव, नमो नमः।